नमस्कार दोस्तों, भारत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रत्येक वीडियो उत्तराखंड से संबंधित लेकर के आ रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं से संबंधित रहती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अपना प्यार हमारी वीडियो को देते रहें, ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा जो विषय है वो उत्तराखंड राज्य दिवस तथा उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों से है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है उत्तराखंड राज्य दिवस तथा राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया और देश का 27वां राज्य उत्तराखंड को बनाया गया। वहीं 11वां हिमालय राज्य उत्तराखंड को बनाया गया। इसीलिए प्रत्येक 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राज्य के प्रमुख दिवस जो कि 25 मई को राज्य जल दिवस के रूप में मनाते हैं। जो राज्य जल दिवस के रूप में मनाते हैं वो श्री देव सुमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये राज्य जल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी में हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में राज्य के अंदर राज्य दिवस मनाया जाता है, राज्य जल दिवस। वहीं मैं बात करूं 5 जुलाई को राज्य में हरियाली दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जुलाई वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन ही यानी 25 जुलाई 1944 यानी कि 25 जुलाई 1944 को श्री देव सुमन जी की मृत्यु हुई थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इन्होंने अपना देह त्याग दिया था और इन्हीं के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्य वृक्षारोपण दिवस। 4 अगस्त को राज्य के अंदर जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को राज्य में राज्य प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे लोक गायक और कवि नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। 12 अगस्त 1949 12 अगस्त 1949 को इनका जन्म पौड़ी जिले में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम राज्य प्रेरणा दिवस मनाते हैं। 1 सितंबर को हम कुमाऊं भाषा दिवस मनाते हैं। कुमाऊं भाषा दिवस राज्य के अंदर 1 सितंबर को। वहीं 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस तथा 2 सितंबर को हम गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई। एक सितंबर खटीमा कांड दिवस यानी कि 1 सितंबर 1944 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसे हम खटीमा कांड दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में राज्य के अंदर मनाया जाता है। 9 सितंबर 2010 को पहली बार राज्य के अंदर हिमालय दिवस मनाया गया, जिसकी आधिकारिक रूप से जो शुरुआत हुई 2014 से शुरुआत हुई। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत यानी कि उत्तराखंड के पहले भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 17 सितंबर को राज्य के जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को हम मनाते हैं। प्रीतम भरतवाण का जन्म 17 सितंबर 1970 को हुआ था, जो हमारे देहरादून जिले में हुआ था।
19 सितंबर को राज्य के अंदर उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 सितंबर। ये हरिदत्त भट्ट शैलेश जो थे, इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड साहित्य दिवस। 19 सितंबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु यानी पुण्यतिथि पर ही ये प्रत्येक वर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड साहित्य दिवस। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराया गोलीकांड जो था, यानी कि उत्तराखंड के जो वासी थे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच कर रहे थे, वहीं राज्य के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज तथा फायरिंग की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 11 दिसंबर को राज्य के अंदर पहाड़ दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। ये लोक संस्कृति दिवस उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को टिहरी में हुआ था। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक की अगर मैं बात करूं, ये किसी भी राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इन्हें जो स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2001 को इन्हें स्वीकार किया गया। अब दोस्तों चलते हैं उत्तराखंड का राज्य चिन्ह की अगर हम बात करूं, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह होता क्या है, जो शासकीय कार्यों में जिनका यूज किया जाता है वही हमारा राज्य चिन्ह होता है। शासकीय कार्यों में इन दिन का यूज होता है। इसका जो आकार है हीरे के आकार का है और समचतुर्भुज भी इसको हम कह सकते हैं। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, इसमें 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई है और बीच वाली पर्वत चोटी पर लाल रंग से यानी कि अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट अंकित है लाल रंग से। वहीं उसमें एक संस्कृत में हमारा राष्ट्र वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से ही ये वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते। दोस्तों ये लाल रंग जो दिखाता है हमारे जो राज्य प्रतीक चिन्ह के अंदर जो लाल रंग दिखाया गया है, वो राज्य के आंदोलनकारियों का रक्त का प्रतीक माना जाता है। वहीं जो हमारे राज्य चिन्ह के अंदर नीले रंग से 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं, जो जलधाराएं आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा तथा काली नदियां हैं। वहीं हमारे राज्य चिन्ह के नीचे नीले रंग से उत्तराखंड राज्य भी लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की राजकीय भाषा की। तो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा थी वो हिंदी थी। वहीं उत्तराखंड राज्य ने दूसरी राजभाषा संस्कृत को घोषित किया, जो 2010 में इसको दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया। उत्तराखंड का राज्य जो खेल है वो फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य ने अपनाया था। उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो फुटबॉल है। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र यानी कि आप देखते हैं कि भंडारी कमेटी की ही सिफारिश पर 2015 में ढोल जो है उसी को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया। 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया और इसके एकमात्र राज्य के अंदर जो ज्ञाता है वो है आपके उत्तम दास जी। उत्तराखंड का राज्य गीत, उत्तराखंड का जो राज्य गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है।
वही इसको जो लेखक है हेमंत बिष्ट जी द्वारा इसको लिखा गया है और इसे जो गाया गया है नरेंद्र सिंह नेगी तथा अनुराधा निराला द्वारा। इसके गाने की जो अवधि है वो 9 मिनट की है और 6 फरवरी 2016 को इसको राज्य ने राज्य गीत घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग की हम बात कर रहे हैं। इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है तथा इसका जो वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर है। ये राज्य के अंदर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और उत्तराखंड के अंदर इसकी जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर इसके परिवार की हम बात करें तो इसका परिवार मोसिडे तथा कुल अंगुलोटा है। इसका कुल अंगुलोटा वही परिवार मोसिडे माना गया है। ये राज्य के अंदर केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के अलावा ये सिक्किम, कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इसकी विशेषता की बात करूं तो इसका रंग भूरा तथा उस पर काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो वही आत्मरक्षा के लिए इसके 2 दांत पाए जाते हैं। इसके सींग नहीं होते हैं। इसके सींग नहीं होते हैं और अपनी आत्मरक्षा के लिए इसके 2 दांत होते हैं। इसके आगे के पैर पीछे के पैर से छोटे होते हैं। पीछे के पैर इसके थोड़े ऊंचे होते हैं और अगर मैं बात करूं ये अपना निवास स्थान नहीं छोड़ते, यानी कि जहां पर रहते हैं वहीं पर ही स्टे रहता है इनका। ठीक है, इनकी जो सूंघने की शक्ति है वो काफी स्ट्रोंग होती है। काफी दूर से ही ये किसी भी चीज को भाप लेते हैं अपने सूंघने की शक्ति से। इनका जो औसत आयु है यानी एवरेज एज जो है इनकी वो 20 वर्ष है और गर्भ धारण करने की जो इनकी अवधि है वो आपकी 6 माह तक है। कस्तूरी जो प्राप्त होता है हम लोगों को, कस्तूरी जो प्राप्त होता है वो नर कस्तूरी से प्राप्त होता है और उसकी गुदा से यानी कि ग्रंथि से हमें वो कस्तूरी प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मुख्य भोजन आपका केदार पाती है। कस्तूरी जो हमें मिलता है वो 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 35 ग्राम तक ही हमें प्राप्त हो पाता है। इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं कस्तूरी के, जहां नेपाल की कस्तूरी को हम कपिल बोलते हैं और कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण बोलते हैं। इसका जो यूज होता है कस्तूरी का वो औषधि बनाने में यूज होता है, जो दमा, मिर्गी तथा हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए हम इसका यूज करते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए गए थे। जब से पहला प्रावधान जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी, जो कि आपका चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिले के अंदर है। वहीं अगर मैं बात करूं मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की, जो आपका वर्तमान में बागेश्वर का पार्ट है, 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो अब वर्तमान में आपका बागेश्वर में है। वहीं मैं बात करूं 1982 में केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत काचुला खर्क, चमोली के काचुला खर्क में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई 1986 में अस्कोट, पिथौरागढ़ के अस्कोट में 1986 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर राज्य के में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग जो पाए जाते हैं वो अस्कोट वन्यजीव विहार में ही पाए जाते हैं। उसी में ही आपका कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई 1986 में। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है आप सभी जानते हैं ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल जो राज्य के अंदर 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका कुल एस टेरेसी कुल का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम सो सूर्य अबबेल्टा है। इसके अलावा राज्य के अंदर 2 ब्रह्म कमल की प्रजातियां और पाई जाती हैं, जो कि आपका फैन कमल तथा कस्तूरा
कमल है। फैन कमल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया है। ब्रह्म कमल का जो स्थानीय नाम है वो है आपका कोलपदम। वहीं महाभारत के वन पर्व में इसको कहा गया है सुगंधित पुष्प। ब्रह्म कमल की अनेकों प्रजातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में पाई जाती है। वहीं नेपाल के अंदर ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा गया है और हिमाचल प्रदेश के अंदर दूधा फूल, वहीं कश्मीर के अंदर इसको गलगल कहा गया है। कश्मीर के अंदर इसको गलगल कहा गया है। विश्व के अंदर इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, वही राज्य के अंदर 24 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती है। ये फूलों की घाटी केदारनाथ या पिंडरी हिमनन पर मिलता है। ये जो बेसिकली पाया जाता है राज्य के अंदर, फूलों की घाटी केदारनाथ तथा पिंडर घाटी में पाया जाता है। ये नंदा देवी का प्रिय पुष्प माना जाता है, जिसे प्रावधान है, ऐसा कहा जाता है कि जो नंदा अष्टमी पर ही इसको तोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहीं ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता है बैंगनी रंग। इसका जो रंग होता है वो बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर इसका होता है। वहीं इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 to 80 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। इसका जो खिलने का समय रहता है वो जुलाई से सितंबर के मध्य ये खिलता है और एक पेड़ पर एक ही पुष्प लगता है। अर्धरात्रि के दिन ऐसा मानते हैं कि अर्धरात्रि को ही ये पुष्प खिलता है। अर्धरात्रि के दिन ही ये पुष्प खिलता है। और अगर मैं औषधि से संबंधित बात करूं कि औषधि से संबंधित ये किस यूज में आता है, तो इसकी जो पौधे की जड़ जो होती है उसको पीस करके हम लोग हड्डियों के उपचार में इसका यूज करते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, अब हम वृक्ष की बात करें तो राज्य का जो वृक्ष है वो आपका है बुरांस। बुरांस जो है वो आपका 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। वहीं इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम है। मध्य हिमालय क्षेत्र में जो बुरांस पाए जाते हैं, बुरांस के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो वृक्ष आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष कहा जाता है। बुरांस का जो कुल है या परिवार है एरिकेसी कुल का ये सदस्य माना जाता है। ये भी अलग अलग जगह पाया जाता है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको बुरांसो कहते हैं, वहीं कन्नड़ में इसको बिली कहा जाता है। ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प आपका गुलाबी कलर का जो बुरांस है वो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। वहीं बुरांस को जहां पर गुरांस कहा जाता है, नेपाल को में बुरांस को गुरांस कहा जाता है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड का भी राज्य पुष्प है। हमारे यहाँ ये राज्य वृक्ष है, ठीक है। मेघालय में इसे 300 तथा भारत के अंदर इसकी जो कुल प्रजाति पाई जाती है वो 87 प्रजातियां भारत के अंदर बुरांस की पाई जाती हैं। भारत के अंदर सबसे पहले जो बुरांस की खोज की गई थी वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इसकी खोज की गई थी। हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो बुरांस जो पाए जाते हैं, है ना, यानी कि व्हाइट कलर के जो बुरांस पाए जाते हैं वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और हम जो बुरांस है, बुरांस का राज्य के अंदर जो कलर पाया जाता है, इसकी हम विशेषता की बात कर रहे हैं, इसका जो कलर पाया जाता है वो आपका चटक लाल रंग का होता है। वहीं जो इस पुष्प के खिलने का जो समय होता है वो आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में ये पुष्प खिलता है। इसके अंदर मिथेनॉल पाया जाता है जो कि आपके जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। बुरांस का जो वृक्ष है, वन्य अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1974 के तहत इसके वृक्ष को संरक्षित करना स्टार्ट किया गया।
अब हम बात करते हैं उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मोनाल हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। उत्तराखंड के अंदर ये 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वहीं इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरा सिम्पीजेनस है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरा सिम्पीजेनस है। मोनाल फेजेंट परिवार का सदस्य है। मोनाल फेजेंट परिवार का सदस्य है और वहीं राज्य के अंदर इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। मोनाल जो है नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। वहीं मोनाल का स्थानीय नाम मन्याल तथा मोनाल भी है। मोनाल का जो स्थानीय नाम है, जो कि लोकल लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है, वो मोनाल या मन्याल है। वहीं इसको कश्मीर में सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में इसको चामदोंग कहा जाता है। मोनाल के लिए भूटान में भूप तथा नेपाल में इसको डंकन के नाम से जाना जाता है। राज्य के अलावा ये अलग अलग राज्य में भी पाए जाते हैं। असम, कश्मीर, हिमाचल तथा नेपाल में भी ये मोनाल पक्षी पाए जाते हैं। इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं कि ये कभी भी घोंसला नहीं बनाते हैं, यानी कि जो ये अंडे वंडे देते हैं किसी गुफा में दे दिए, है ना, या पेड़ के अंदर सुराख करके वहां पर ये अंडे वंडे देते हैं। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति है। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति है। वहीं डफिया जो है वो नर मोनाल है और जो हमारा मोनाल है ना, वो मादा है। ये एक ही प्रजाति है। डफिया नर माने जाते हैं और वहीं मोनाल जो है वो मादा होती है। ठीक है। डफिया का जो कलर है वो नीला भूरा रहता है, जिसपे मोर जैसी कलंगी रहती है। और वहीं अगर मैं मोनाल की बात करूं तो मोनाल का रंग जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। इनका जो मुख्य भोजन माना गया है वो आलू माना गया है। इनको संरक्षित करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, यानी कि जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, इसको रिजर्व कर वो कंजर्व किया गया मोनाल पक्षियों को इस अधिनियम के तहत। ये बेसिकली सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो आपके केदार घाटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के तहत, यानी कि राज्य ने जो इसकी सबसे पहले 2008 में गणना कराई थी, और जब गणना कराई थी तो इनकी संख्या निकली थी 1919 बोल रहा हूँ, 919 इसकी संख्या थी 2008 में जब इनकी गणना कराई थी। राज्य तितली। अब उत्तराखंड की जो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको 7 नवंबर 2016 में इसको क्या किया गया था, राज्य तितली घोषित किया गया था। इसको लोक मोर भी कहा जाता है। वही इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। उत्तराखंड के अंदर ये 7000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। वहीं लिम्बा बुक ने 1996 में जो कॉमन पीकॉक थी उसको भारत की सबसे सुंदर तितली, है ना, घोषित किया था लिम्बा बुक ने 1916 में। ये टिम्बरू के पेड़ पर ही रहती है और वहीं पर ही अंडे देती हैं और उसी की पत्तियों को खाती हैं। ठीक है। और देहरादून में 2016 में एक लच्छी वाला है, उसी के अंदर एक बटरफ्लाई पार्क एस्टेब्लिश किया गया था लच्छी वाला में 2016 के अंदर। कॉमन पीकॉक का जो लाइफ होता है वो 30 से 35 दिन तक का इनका लाइफ होता है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि भारत की जो सबसे बड़ी तितली थी ट्राइडेस। ट्राइडेस भारत की सबसे बड़ी तितली थी, जो आपकी डीडी हाट में मिली थी। डीडी हाट में ही सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी तितली ट्राइडेस मिली थी, जिसे गोल्डन बर्ड विंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में जो कॉमन पीकॉक है, जो उत्तराखंड राज्य की तितली है,
है ना, राज्य तितली है, उसको जो कहते हैं वूली वेडेंट पीकॉक। अब इसका जो नाम कर दिया गया है वर्तमान में, वूली वेडेंट पीकॉक इसका नाम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे राज्य दिवस तथा राज्य के प्रतीक चिन्ह जो हमारे रहे, इस पर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस को अपना प्यार देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।